तुम कागज पर लिखते हो। भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता को समझने से पहले काव्य के संदर्भ में कवि का क्या कहना है और आलोचकों का क्या कहना है, सबसे पहले यही जानने का प्रयास करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्य चेतना है मूलतः आशावादी और कर्म प्रधान है। अज्ञे ने 1951 में दूसरा सप्तक निकाला, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा गया। भवानी प्रसाद मिश्र ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाकर अपने मौलिक भावों को कविता में सरल अभिव्यक्ति प्रदान की। यही सरलतम अभिव्यक्ति उनकी काव्य की विशेषता बन गई, जिसे पाठकों ने खूब पसंद की। दर्शन, वाद और टेक्निक के विषय में स्वयं कवि कहता है कि दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी और टेक्निक में सहज लक्ष्य ही मेरे बन जाएं, ऐसी कोशिश है। तुम कागज पर लिखते हो मूलतः यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कविता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य कविताएं और संग्रह भी हैं, जैसे चकित है दुख 1968, गांधी पंचश्रुति 1969, अनाम तुम आते हो 1976, परिवर्तन 1976, त्रिकाल संध्या 1968 आदि कविताओं में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ खंड काव्य कालजयी जो 1960 में प्रकाशित हुई पर गांधीवादी दर्शन का विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है। गांधी पंचशती जो 1969 में छपी थी, स्वयं कवि ने कहा कि मैंने गांधी पर कम, गांधी के विचारों पर ज्यादा कविताएं लिखी। गांधी के विचार मेरे विचार बनकर कविता में उतरे हैं, जो एक बड़ी बात है। इसी गांधी पंचशती में कवि ने सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, खादी, भेदभाव से विहीन समाज का निर्माण, श्रम की महत्ता, हिंदी भाषा, साधन और साध्य की एकरूपता, हिंसा का नाश, मद्य निषेध, विदेशी सभ्यता का प्रभाव, आजादी की महत्ता, जीवन आदर्श, सादा जीवन, उच्च विचार के साथ ही गांधी जी के लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला है। तुम कागज पर लिखते हो कविता में कवि का जो मुख्य संदेश है वह यह है कि काम से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। यह समझ सभी को विकसित कर लेनी चाहिए। काम काम होता है, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। न कोई ऊंचा होता है और न ही नीचा। कवि यह बताना चाह रहा है कि लोग मेहनत, श्रम की महत्व को भूल रहे हैं। हाथ से काम करने की आदत छूट रही है, जो कि ठीक नहीं है। प्राचीन भारत से अब तक भारतीय साहित्य के प्रमुख पुस्तकों में भी कर्म की प्रधानता को रेखांकित किया गया है। वर्तमान समय में विश्व पटल पर देखें तो जो राष्ट्र विकसित हैं, वहां मेहनत और ईमानदारी दोनों प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई हैं। वहां के लोग ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्म को कर रहे हैं, इसलिए वह विकसित हो गए। गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटना, कपड़ा बुनना, कपास बुनना, अनाज में से कंकड़ निकालना, चक्की पीसना, प्रतिदिन शौचालय साफ करना आदि किया करते थे। इसलिए हमें मेहनत से, श्रम से, परिश्रम से दूर नहीं भागना चाहिए। परिश्रम या मेहनत ईश्वर की तरह पूजा जाने वाला विषय है। तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसीलिए वह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल। प्रसिद्ध पंक्तियों में कवि यह बताना चाह रहा है कि काम काम होता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम करने से कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता। कवि का कहना है कि तुम जो रोज कागज पर लिखते हो, इसलिए तुम बड़े हो गए। सफाई करने वाला सड़क पर झाड़ू लगाता है, क्या वो छोटा हो गया। व्यापारी व्यापार करता है, किसान खेत जोतकर उसमें बीज बोता है ताकि सभी को अनाज मिले, इसलिए वो छोटा हो गया। एक व्यक्ति घड़ी की मरम्मत करता है और एक व्यक्ति वह भी है जो चप्पल बनाता है, तो यह सब काम ही है और एक ही काम है, इसमें कोई छोटा और बड़ा काम नहीं है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को निजी निगाह से देखना नहीं चाहिए, उसको भी भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि समाज में कोई किसी को श्रम, काम के आधार पर छोटी निगाह से देखता है और किसी को बड़ी निगाह से देखता है, किसी को सम्मान की नजर से देखता है और किसी को नीची निगाह से देखता है। इस प्रकार से दिमाग में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जिस श्रम को समाज के कुछ लोग छोटा काम समझते हैं,
उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी श्रम, कोई भी मेहनत छोटा या बड़ा नहीं होता है। यह भाव भारत के सभी लोगों में विकसित होना चाहिए। सभी के श्रम का सम्मान होना चाहिए। गांधी जी भी यही चाहते थे। सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे और कपास जुलाहों के जैसा ही ढूंढते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे आश्रम के अनाज, यानी आश्रम में पीसते थे। जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि गांधी जी अपने आश्रम के समस्त कार्य अपने हाथों से ही किया करते थे। गांधी जी सूत स्वयं अपने हाथों से ही काटते थे, एकदम जुलाहों के जैसा, परफेक्ट, बढ़िया, बेहतर। उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहती थी। जिससे धागा बनता है उसको भी वह ढूंढना जानते थे, और अनाज से कंकड़ भी चुनना वो जानते थे। जैसे घर के लोग खाना बनाने से पहले चावल को एक बार निहार लेते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई कंकड़ पत्थर न रह जाए, उसी प्रकार से आश्रम के लिए आटा चाहिए, आटा के लिए गेहूं चाहिए और चक्की चाहिए। आटा बनाने के लिए स्वयं गांधी जी अपने आश्रम में चक्की भी पीसना जानते थे, आटा भी बना लेते थे। यहाँ तक कि जो किताब पर जिल्द चढ़ाई जाती है, जिसे बाइंडिंग कहते हैं, यह सब काम भी गांधी जी अपने हाथों से कर लेते थे। भंगी काम सफाई से नित करना भाता था, ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। एक बार उत्साहग्रस्त कोई वकील साहब जब पहुंचे मिलने, बापूजी पीस रहे थे तब। बापूजी ने कहा, बैठिए, पीसेंगे मिलकर। जब वे झिझके, गांधी जी ने कहा, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई। बैठ गए वे दबसट में, पर अक्ल नहीं आई। गांधी जी परिश्रम को, श्रम को ईश्वर की पूजा के समान मानते थे। इसलिए वह प्रतिदिन आश्रम में पाखाना की सफाई खुद करते थे, बड़े उत्साह के साथ करते थे। यह काम करना उनको अच्छा लगता था। ऐसे थे गांधी जी और उनका आश्रम भी। कवि यहाँ यह कह रहा है कि एक बार की बात है, कोई वकील साहब गांधी जी से मिलने आए, बड़े उत्साह में थे। गांधी जी ने कहा, आइए मिल बैठकर आटा पीसते हैं। आटा तैयार करते हैं। जब गांधी जी आटा पीस रहे तो वकील साहब को यह काम बहुत छोटा लगा। इस भावना को गांधी जी ने भांप लिया और खूब ठहाका मारकर हंस पड़े और कहा, सेवा के लिए किए गए काम में भगवान का निवास होता है, कायदे से यह काम ही ईश्वर है। यह बात सुनकर वकील साहब उनके समीप आ गए, लेकिन उनकी बुद्धि ने काम नहीं किया, अर्थात गांधी जी द्वारा कही गई बात को वकील साहब समझ नहीं पाए। यहाँ पर दबसट का अर्थ है समीप आकर बैठ जाना।